सुबह अगर किसी क्रिकेटर की अखबार में फोटो देख ली, उसकी बड़ी वाहवाही हुई देख ली, तो मन करता है यार क्रिकेटर बनना अच्छा होगा। दोपहर को किसी टीवी चैनल पर किसी फिल्मी कलाकार का नाम रोशन दिखता रहा तो मन करता नहीं यार ये अच्छा है। शाम को किसी डॉक्टर ने बहुत अच्छा काम किया है देख लिया तो मन करता है यार ये अच्छा है। यानी कई नौजवान मिलेंगे आपको, हफ्ते में 3 नई नई योजनाएं बताएंगे और आप भी परेशान हो गए यार। पिछले हफ्ते तो कह रहा था कि मुझे बिजनेसमैन बनना है और इस हफ्ते कह रहा है नहीं मुझे तो पॉलिटिशियन बनना है। मित्रों, ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनकी इच्छाएं रोज जन्म लेती हैं और ज्यादातर इच्छाओं का बाल मृत्यु हो जाता है। मित्रों, ऐसी क्या इच्छा होती है जिसका बाल मृत्यु हो जाए? कुछ लोगों की तो इच्छा ऐसी होती है जिसका गर्भधारण ही नहीं होता। और मित्रों, कुछ लोग होते हैं जिनकी इच्छाएं रोज बदलती रहती है और जब इच्छाएं रोज बदलती रहती है तो आपके साथी आपको क्या कहते हैं? आपको यही कहेंगे यार छोड़ो, वो तो बड़ा तरंगी है, वो सुबह शाम नई नई चीजें सोचता रहता है, वो बेकार है यार, वो तो ऐसे ही उठपटांग बातें करता है। ऐसे कैसे ही होता है ना। मित्रों, मेरा कोई नौजवान साथी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी इच्छाएं लोगों के लिए मजाक का कारण बने। कोई नौजवान ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी इच्छाएं तरंग बन जाए। और इसलिए मित्रों आवश्यक है और कोशिश करनी चाहिए। इच्छा बुरी चीज नहीं है, लेकिन इच्छाओं को बदलते रहना बुरी चीज है। इच्छाएं स्थिर होनी चाहिए और अगर इच्छा स्थिर है तो संकल्प बनती है और संकल्प में जब परिश्रम जुड़ता है तो सिद्धि बन जाती है। और इसलिए इच्छा प्लस स्थिरता इज इक्वल टू संकल्प, संकल्प प्लस परिश्रम इज इक्वल टू सिद्धि। इस छोटे से अर्थ अलजेब्रा के समीकरण को लेकर के हम जिंदगी को बनाने के कूद पड़ती है और बच्चों को लेकर के आती है। बच्चों को लेकर के आती है, बाप के कारण जिसकी उंगली पर जलन के कारण वो 50 बार फूंक लगाती है, उस माता के भीतर शक्ति का रूप होता है। जब बेटा होता है तो कूद पड़ती है। दोस्तों, अभय यहीं से पैदा होता है। निर्भय यहीं से पैदा होता है। मुझे स्मरण है, मैं 1992 में श्रीनगर गया था, लाल चौक में तिरंगा झंडा फहराने के लिए, और आतंकवाद बड़े पुरजोर में था और आतंकवादी हिंदुस्तान के तिरंगे झंडे को जमीन पर रौंदते थे, उसको जलाते थे, उसको अपमानित करते थे। तिरंगे झंडे से अपनी कार साफ कर रहे हैं, जूते साफ कर रहे हैं और कैमरा के सामने सब करते थे। ये दृश्य मेरे दिल में आग पैदा करता था। तो हमने एक यात्रा निकाली थी कन्याकुमारी से, तिरंगा झंडा लेकर के चल पड़े थे हम और तय किया था कि हम श्रीनगर के लाल चौक में जाकर के तिरंगे का झंडा फहराएंगे। मित्रों, आतंकवादियों की इस जगह पे जाके तिरंगा झंडा फहराने का सोचना क्या लगता है? मित्रों, हम निकले तो श्रीनगर के अंदर आतंकवादियों ने पोस्टर्स लगाए थे, दीवारों पर लिखा था कि हम देखते हैं कि किसने अपनी मां का दूध पिया है कि जो श्रीनगर के लाल चौक में झंडा फहरा करके वापस जाए। जब मैं अपनी यात्रा कन्याकुमारी से लेकर के चलते चलते हैदराबाद पहुंचा तो मुझे वहां से वो पोस्टर वगैरह के फोटो ये सब मेरे पास आया और मैंने हैदराबाद से अपनी स्पीच बदल दी। मैंने अपने भाषण का रंग रूप बदल गया, मेरा भीतर से आवाज उठने लगी और मैंने हैदराबाद की सभा में ललकार किया था। उसके बाद में 1 महीने के बाद 26 जनवरी को श्रीनगर के लाल चौक में पहुंच रहा था और तब मैंने कहा था, मित्रों उस समय की अगर वीडियो क्लिपिंग होगा तो आप देख सकते हैं, और मैंने भरी सभा में हैदराबाद में कहा था, मैंने कहा मुझे आतंकवादियों ने मुझको ललकारा है और आतंकवादियों ने कहा कि किसने अपनी मां का दूध पिया है जो 26 जनवरी को श्रीनगर के लाल चौक में आकर के तिरंगे का झंडा फहराए। और तब जाकर के मैंने कहा था कि मैं 26 जनवरी को सुबह ठीक 11 बजे श्रीनगर के लाल चौक पहुंचूंगा। मैं बुलेट प्रूफ जैकेट पहन करके नहीं आऊंगा,
मैं बुलेट प्रूफ गाड़ी में नहीं आऊंगा, हाथ में सिर्फ तिरंगा झंडा लेकर के आऊंगा। और फैसला 26 जनवरी को श्रीनगर के लाल चौक में होगा, किसने अपनी मां का दूध पिया। और मित्रों, मैं समय पे गया, तिरंगा झंडा फहराया और आज आपके सामने खड़ा। ये मैं आतंकवादियों से आज नहीं लड़ रहा हूं मित्रों, बड़े लंबे अरसे लड़ रहा हूं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अगर आर्थिक नजरिए से देखा जाए, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, दुनिया की सारी रेटिंग एजेंसीज हो, एक स्वर से सब लोग कह रहे हैं कि आज विश्व के बड़े देशों की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अगर कोई है तो वो है भारत। आज हम $8 ट्रिलियन इकोनॉमी है। मेरा ड्रीम है 20 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी में कन्वर्ट करने का। और उस काम को करना है मुझे, तो 3 बातों पर मैं बल दे रहा हूं: एग्रीकल्चर सेक्टर, सर्विस सेक्टर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैं इस दुनिया का इंसान नहीं रहा, पर क्योंकि मैं संगठन के काम से जुड़ा था, तो ह्यूमन रिसोर्स और अल्टीमेटली किसी भी सक्सेस के लिए लीडरशिप क्वालिटी एंड ह्यूमन मैनेजमेंट, ये 2 चीजें प्रमुख रहती हैं। मुझे शासन व्यवस्था में आने के बाद सबसे बड़ा लाभ ये हुआ है कि मैं हमेशा ही जिंदगी करीब 35-40 साल में इसी काम में लगा रहा था। उसके कारण मनुष्य के साथ डील करना है तो उसकी शक्तियों का उपयोग भी करना है, उसको जोड़ के रखना है, उसको मोटिवेट करना है। इन चीजों से मैं बड़ा सहज रूप से मेरा क्षेत्र रहा है। इस व्यवस्था में आने के कारण मुझे एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइज